नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रखर श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं एक बहुत ही बेहतरीन सिविल सर्वेंट डीएसपी सोनू गुरमी सर, जिन्होंने 2015 में 18 रैंक के साथ अपना एग्जाम निकाला था। और एग्जाम सिर्फ रैंक से नहीं निकलता है, बाकी बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अपने आप को कैसे काबू में रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टेस्ट सीरीज देनी है, और एक एटीट्यूड क्या होना चाहिए एस्पिरेंट का एग्जाम देने के पहले। आज हम इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं सर का। और सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएं बच्चों को, और फिर हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। हेलो प्रखर। हेलो डियर एस्पिरेंट्स। मैं डीएसपी सोनू कुर्मी वर्तमान में इंदौर में पोस्टेड हूँ एज ए डीएसपी। और मैंने अपनी प्रिपरेशन 2014 में स्टार्ट की थी। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2014 में ही हुआ। 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ सेकंड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो पाया था, चूंकि तो उससे सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। तो इस तरीके से मेरी लगभग 2 ढाई साल की जो जर्नी थी वो रही है एमपीपीएससी की। और उसी के बेसिस पे मैं आज आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, चूंकि अब बहुत सारे जो एग्जाम्स आने वाले हैं। एमपीपीएससी 2019 का मेंस होने वाला है, 2020 का 21 का प्री जो है मेंस ड्यू है, 2022 का प्री आने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी डाउट्स हैं, आप लोगों के जो भी आपके मन में आपकी व्यथा चल रही है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे तो उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बढ़िया से बढ़िया। तो सर, तो लेट अस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं, जो ना सिर्फ बच्चे बट कई फैकल्टीज के बीच में भी डिस्कशन होता है इन क्वेश्चन पे। देखिए, बच्चों ने प्रिपरेशन अपनी कर ली होती है, 1 साल 2 साल 3 साल या उससे ज्यादा भी उनके पास नॉलेज होता है। लेकिन आखिरी वक्त पे क्या करते हैं लोग, पैनिक करने लगते हैं, या अपना काम एंड कंपोज नेचर जो है ना, उनको घबराहट होने लगती है। तो उस चीज से आपको क्या लगता है कि वो कितनी खतरनाक हो सकती है, एंड सेकंड, उससे डील कैसे किया जाए। बिल्कुल, ये स्वाभाविक है प्रखर। इस परीक्षा में जो कि बहुत बड़ी परीक्षा है। आपको सिविल सर्वेंट की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आपको लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, लोगों की जिंदगी आपके हाथ में होती है। एक तरीके से आपके कार्य से उनकी जो है डेली वर्क्स, उनके हर तरीके से उनकी जिंदगी प्रभावित होती है। तो ऐसी सर्विस में जब आप जा रहे हैं तो उसकी परीक्षा निश्चित रूप से इतनी टफ तो होनी ही चाहिए। अ, इसी तरह से एमपीपीएससी की परीक्षा भी आपसे बहुत सारी चीजों की डिमांड करती है। ये परीक्षा पढ़ाई और आईक्यू लेवल की नहीं है, ये है मेंटल स्ट्रेंथ की। ये है, आप हार नहीं मानता है, जो जो गिव अप नहीं करता है, धैर्य की, संयम जो की। जो जिसके जिसके पास विजन है लॉन्ग टर्म का। जो ऐसा नहीं है कि बस 1 महीने तैयारी की और बस अब तैयारी नहीं हो रही है क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो गया है और अब तैयारी नहीं करनी है, आप कुछ और करते हैं। ये उसकी तैयारी नहीं है, ये तैयारी है एक जिसके अंदर आग है कि मुझे कुछ करना है। निकाल नहीं है। मेरे पास विजन है, मेरे पास एक वजह है, स्ट्रांग वजह है कोई करने की। तब वो व्यक्ति, यदि प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है, तो वो फिर कितने भी आंधी तूफान यदि आएंगे तो वो प्लेटफॉर्म जो है डिगेगी नहीं, वो इमारत। और यदि वो बेस और वो आधार ही मजबूत नहीं है तो फिर तो दिक्कत आएगी। तो इसी तरह की ये परीक्षा है। इसी परीक्षा आपसे मांग करती है कि आप जो है गिव अप ना करें, आप लगे रहें। आप अपने जो फोकस है उसको बनाए रहें। लगभग 1 डेढ़ साल तक मिनिमम तो आपको चाहिए कि आप लगातार जो है कंटिन्यूअस एफर्ट डालते रहें। और नॉट ओनली प्रिपरेशन के टाइम पे, आप जब इस जॉब में आएंगे, आप किसी भी जॉब में आए, आप डिप्टी कलेक्टर बने, आप डीएसपी बने, आप सीएमओ बने, या कुछ भी बने, आपको वहां भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, आपके ऊपर प्रेशर्स आएंगे। आपको बहुत सारे चारों तरफ से लोग एक तरीके से प्रेशराइज करेंगे किसी चीज को करने के लिए। आप आपकी बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। लोगों का प्रेशर आएगा, मीडिया का प्रेशर आएगा, पॉलिटिशियंस का प्रेशर आएगा। तो ये सब प्रेशर, ये सब जो अभी आपके प्रिपरेशन में आपके ऊपर हैं, ये तो आप तक ही सीमित हैं। जब आप इस जॉब में आएंगे, इन जॉब्स में आएंगे, तब चारों तरफ से आपके पास प्रेशर आएंगे। तो वो ज्यादा बड़ी उसी की प्रिपरेशन हम यहाँ करते हैं कि यदि अब आपने प्रूफ किया है अपने आप को यहाँ पे, तो आप एक काबिल हो कि आप में वो एट्रीब्यूट्स हैं,
आप में वो एटीट्यूड है कि आप इस जॉब में आ सकते हो, इन जॉब्स में आ सकते हो और आगे जो है सरवाइव कर सकते हो। तो आपका बस यही है कि दृढ़ निश्चय होना जरूरी है, वो एटीट्यूड आपको डेवलप करना है प्रिपरेशन के फेज से ही, मतलब प्रेशर आपको हैंडल ये करना सीखना ही है, राइट सर? सीखना ही है। और इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आप मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इट्स अ लाइक जिम करते हैं हम, मसल बिल्ड करते हैं, वैसे ही मेंटल स्ट्रेंथ भी एक बिल्ड करने की चीज है। आप डेली प्रैक्टिस से उसको बिल्ड कर सकते हैं। अपने दिमाग को कैसे शांत रखते हैं, अपने दिमाग को कैसे अपने काबू में रखें, क्योंकि पढ़ने का किसी का मन नहीं करता, लेकिन सफलता तो उसी को मिलती है जो पढ़ाई करेगा, जो मेहनत करेगा। तो अपने आप को काबू रखना, अपने पे विजय पाना, यही है इस तैयारी का जो मेन क्रक्स है, कि अपने पे आप तैयारी, खुद पे विजय यदि आपने पा ली, तो फिर कोई भी परीक्षा, कोई भी चुनौती जीवन की आपके सामने सामने छोटी पड़ेगी। सर आपने एक बहुत अच्छी बात करी अभी कि एक्सरसाइज करना या फिर बोलते हैं ना कि अपने आप को हेल्दी रखना मेंटली बहुत जरूरी है। एक छोटी सी चीज, बच्चे जो अभी इस फेज में गलती करते हैं कि यार 2 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, मेंटल हेल्थ, खाने पे ध्यान नहीं देते। तो आपके हिसाब से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं वो कितनी जरूरी है? मतलब पढ़ने के अलावा 1 घंटे 1.5 घंटे, हो सकता है वो खेल हो सकता है वो कुछ भी हो, आप गाने सुन लो, या आपको लगता है ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी होती हैं प्रिपरेशन के समय में? बिल्कुल, प्रिपरेशन के समय में ही, और प्रिपरेशन के बाद आप जब जॉब में आएंगे तब भी अ, ये जरूरी है चीजें, क्योंकि आप एक जब आप एस्पिरेंट हो तो सिर्फ आप एस्पिरेंट नहीं हो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक बोलते हैं मनोरंजन। मनोरंजन का मतलब होता है मन का रंजन। मन का रंजन यानी कि आपके मन जो है स्पंज की तरह हो जाता है मनोरंजन के बाद। मनोरंजन मतलब हेल्थी मनोरंजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पार्टी कर रहे हो। आजकल जो माहौल टॉक्सिक है मनोरंजन नहीं होना चाहिए। हाँ, वो वैसा मनोरंजन नहीं होना चाहिए। मनोरंजन इन द सेंस, आपको जो स्पंजी क्वालिटी आपके दिमाग में रहती है किसी भी एग्जैक्टली। चीज को कैच करने के लिए, वो डेवलप हो, जिससे जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो सुबह। सुबह यदि आप एक्सरसाइज कर सकते हो, हार्मोनल बस्ट होता है, आपको फिर ये इंस्टाग्राम और उनकी रील्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हार्मोनल उसके लिए, है ना, सीरोटोनिन रिलीज करने के लिए, या जो भी अच्छे हार्मोन अच्छा फील कराते हैं आपको उनके लिए। आप अपने क्योंकि आप आप में ही खुश ऑलरेडी रहने लगेंगे। जा रहे हो, यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑलरेडी आपको वो चीज मिल जाएगी। तो इस तरीके एक्सरसाइज हुई एक चीज है। अच्छी बुक्स आप पढ़ें, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, जैसे एलोन मस्क हैं, या नेल्सन मंडेला हैं, या महात्मा गांधी हैं, या बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं। इनके जीवन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि इनको भी हार्डशिप्स थी, इनकी जिंदगी में भी मुश्किलें थी, हार्डशिप थी, ऑब्स्टिकल्स थी। हमारी जिंदगी में तो बहुत कम है, इनकी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा थी, और कितने महान व्यक्ति ये लोग बने। तो जब ज्यादा आप इन हर्डल। चीजों को देखोगे और कंपेयर करोगे अपनी लाइफ को, तो आपको लगेगा कि यार दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कम है। बढ़िया बढ़िया और बढ़िया। और इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें, उससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है, जो अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि उससे वो मजबूत होता है, इम्प्रूव होता है। आपकी जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, उसका केंद्र रहता है। तो वो ज्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो वो आपको हेल्प करता है प्रिपरेशन के दौरान। मतलब वही है कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रिपेयर बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे थोड़ा सा आगे निकल सकते हैं शायद, अपने आप पे ध्यान देके, अपने बोलते हैं ना मानसिक, बोलते हैं ना मजबूत करना है अपने आप को, आपको कि यार मुझे निकालना है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। सर एक मेरा सवाल Right? है जो शायद बच्चों का भी रहता है, सिलेक्ट होने के हम्म। बाद आप अगर अपने पास्ट को याद करते हैं तो ऐसी कोई चीज है जो आप रिग्रेट करते हैं अपनी प्रिपरेशन के समय में, या आप आपको लगता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, फालतू में प्रेशर लेता था, या फिर गलत बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता था, ऐसा कोई भी चीज हो सकती है जो आप अपने आप को पलट के देखें तो लगे कि यार ये नहीं करना चाहिए था? मेरी प्रिपरेशन मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट रही है, और मुझे कोई भी मलाल या कोई भी रिग्रेट नहीं है, कि क्योंकि अंततः जो मैं चाहता था वो दोस्त, वो मिला। मुझे प्राप्त। और बिल्कुल एक चीज ये रहती है कि आप पीछे मुड़ के देखते हो तो बहुत सारी चीजें आप देखते हो कि सुधार सकते थे, और ज्यादा स्पीड अप हो सकती थी प्रिपरेशन, और ज्यादा जो चीजें फास्ट एंड मतलब कर सकते थे हम चीजों के लिए। लेकिन
उस यदि स्थिति में जाके देखें तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। उस स्थिति में जो भी चीजें हुई, जो भी चीजें की, वो एकदम करता जाता परफेक्ट हूँ। थी समय के हिसाब से। बढ़िया सर, बढ़िया सर। एक और चीज रहती है कि बच्चे अब एग्जाम आ गए हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं एंड टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आते हैं। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। हो सकता है आपका वो दिन कैसा है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और ये लो मार्क्स जो है, ये बच्चों को डिमोरलाइज कर देते हैं। तो आपका क्या टेक है कि टेस्ट सीरीज को किस नजरिए से देखना चाहिए, मतलब टाइम मैनेजमेंट के, या फिर मतलब अपनी प्रिपरेशन के, नॉलेज के, या कैसा ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज को कैसे आपको बेस्ट यूज करना है टेस्ट सीरीज का, उस पर थोड़ा सा आप बताएंगे सर कुछ? बिल्कुल। टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसी भी एस्पिरेंट के सिलेक्शन में। टेस्ट सीरीज को मेरे ख्याल से जो एक अच्छा एस्पिरेंट है, आदर्श एस्पिरेंट है, उसको सीखने के हिसाब से लेना चाहिए और प्रिपरेशन का एक पार्ट मानते हुए आगे उसके आधार पे एवेल्युएट करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस तरीके का नजरिया होना चाहिए। ना कि आप दूसरे लोगों से कंपेयर करो। आप टेस्ट में यदि फर्स्ट रैंकर आ भी जाओगे और उसकी थोड़ी एक दो दिन खुशी मना लोगे, तो उससे आपके एमपीपीएससी के सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या आपकी नीचे लोअर रैंक आई है और उसका आप मातम मनाते रहो एक दो दिन तक या जितने भी नेक्स्ट टेस्ट तक, तो उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सेल्फ एवेल्युएट करने के लिए टेस्ट सीरीज है। आप किसी से कंपेयर मत करें, आप सिर्फ अपने खुद से कंपेयर करें। आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है। जब आप सबसे अच्छे टीचर आप स्वयं होते हैं। आप सबसे अच्छे मेंटर आप खुद ही हैं अपने। क्योंकि आपसे बेहतर किसी को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऑनेस्टी जो बोलते हैं कि आप प्रिपरेशन, आपको पता रहता है कि यार मैं जो है ना मैं मक्कारी कर रहा हूँ, मैं सुबह नहीं उठा, देखो मैंने पढ़ाई नहीं की। और फिर हम अपने आप को ही बेवकूफ बनाते रहते हैं, वो बनाते सिर्फ आप रहते ही हैं, को पता रहता है कि क्या आप कर रहे हो वो असलियत सिर्फ में। आपको ही पता है। आप आपके जो कोचिंग के या जो भी मेंटर है उसको उतना ज्यादा पता नहीं रहता जितना अच्छे से आपको आप खुद जानते हो। तो ऑनेस्टी के लिए ही है एक तरीके से टेस्ट सीरीज, अपने आप को एवेल्युएट करने के लिए है। रोज अपने आप को एवेल्युएट कीजिए। टेस्ट सीरीज एक जरिया है उसका। आप जब एक बार सिलेबस पूरा कर लेते हैं तब जाके अपना आप टेस्ट लगाइए। इसमें प्री का तो मैं मानता हूँ कि आपको किसी कोचिंग या किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन। क्योंकि एमपीपीएससी का जो प्री है वो बहुत इतना ज्यादा प्रेशर का वो नहीं रहता कि आपको बहुत टाइम मैनेजमेंट करना है या नहीं करना है। क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, नहीं नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा तो बनेगा, नहीं। नहीं बनेगा। 2 घंटे बहुत काफी होते हैं मेरे हिसाब से। और जी। यदि आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप, मना नहीं कर रहा हूँ किसी को भी ऑफलाइन ना ज्वाइन करें, जा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन आवश्यकता मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं पड़ी थी प्री के लिए। और मेंस के लिए भी मैंने स्वयं के स्तर पे ही तैयारी की थी। लेकिन आज बहुत सारे जो है फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बहुत सारी कोचिंग्स ऑफलाइन जो है मेंस के टेस्ट करवाती हैं। तो आप वहां जाइए, बिल्कुल उसका लाभ उठाइए। जो आपने अभी बोला था कि क्या चीज थी जो आप रिग्रेट करते हो, तो वो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए था उस समय किसी ऑफलाइन जो है कोचिंग में, या ऑफलाइन कोचिंग से करनी चाहिए थी मेंस की। खासकर मैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए था। तो वो मैंने नहीं की थी। वो मैंने खुद ही पेपर बनाए थे, खुद ही उनको सॉल्व किया था, खुद ही चेक किए थे। तो सर मतलब यही होता है कि, मतलब यही है कि अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, तो आप बस खुद के ऊपर भरोसा रखिए। मेरा भी यही मानना रहता है कि अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है ना कि यार मेरी तैयारी सही चल रही है, मैं अटेम्प्ट अच्छा कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझसे बन रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, एंड आपको लगता है थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, देन यू शुड गो, दैट्स इट। सर एक, बिल्कुल। तो अभी कहा पीवाई क्यूज और दूसरा सिलेबस, ये सामने रहना ये चाहिए आपके हमेशा। एन गाइडिंग टॉर्च हैं एक तरीके से। सही ये बात है। आपके सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं। इनको यदि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हो, आप पढ़ लेते हो, बार बार पढ़िए आप इनके लिए। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, बार बार पढ़िए इनके लिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्रैक करने की कोशिश कीजिए और अपना रास्ता खुद खुद बनाइए। क्योंकि बनाइए। जब आप इनको एक बार समझ जाओगे तो आप अपने, क्योंकि यहाँ पे एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं। इंजीनियरिंग वाले भी हैं, ह्यूमैनिटीज वाले भी हैं, दूसरे भी हैं। किसी को नहीं पता कि आपका रास्ता क्या है। क्यों? ये तो बात। क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग रहा है, आपकी एजुकेशन अलग रही है, आपके वैल्यूज अलग रहे हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है वो अलग रही है।
वो किसी को नहीं पता। तो वो सिर्फ आपको ही पता है कि आपको किस चीज में ज्यादा मेहनत करनी है, किस चीज में कम मेहनत करनी है, क्या मैं अच्छे से जानता हूँ, क्या मैं नहीं जानता हूँ, आप कितने पानी में हो, आप ही जानते हो। तो आपसे बेहतर, जो मैंने कहा कि मेंटर कोई नहीं हो सकता, तो वो आप पीवाईक्यूज और सिलेबस, दो चीजों को आप क्रैक कर लो, बहुत अच्छे से समझ लो, कुछ इंटरव्यूज वगैरह वो कर लो टॉपर्स वगैरह के कि वो क्या करते थे, एक उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। सिर्फ आपको जो आपके हिसाब से चीजें आपको जमती हैं वो चीजें उनकी मानना है। आपके जीवन में जो अप्लाई होती हैं चीजें, बहुत सारे टॉपर्स टॉक आप देखते हो यूट्यूब पे है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो बताते हैं, गाइड करते हैं लोगों के लिए, टीचर्स हैं बहुत फेमस फेमस, उनकी उन्हीं चीजों को आपको अप्लाई करना है जो आपकी जिंदगी में अप्लाई होती हैं। जो अप्लाई नहीं हो हो रही तो सकती है, हाँ। जबरदस्ती आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से पीवाईक्यूज और सिलेबस, ये आपके मेन गाइडिंग टॉर्च हैं, इनको आप क्रैक करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। और टेस्ट सीरीज जो है उसको, मेंस की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो, बढ़िया से प्रिपेयर करो और आगे बढ़ो इस परीक्षा में। बिल्कुल सही बात है कि आप ना दूसरे सोनू सर बन सकते हैं, ना दूसरे संपदा मैम बन सकते हैं, और बनने की जरूरत भी नहीं है। आपको अपने नाम के लिए ना पहले ही होना है, और अपनी तैयारी अपने हिसाब से करिए। आपके वैल्यूज, आपकी फैमिली सिस्टम्स, कंडीशंस, आपका मेंटल स्टेटस, आपकी तैयारी, सब कुछ अलग है भाई, सारे पैरामीटर्स अलग है। तो आप किसी को फॉलो करके कुछ नहीं कर सकते। बस हाँ, एक गाइडिंग पॉइंट्स या गाइडिंग फ्रेमवर्क ले लीजिए, राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर मेरा छोटा सा सवाल एक ये भी था कि बच्चे क्या करते हैं आखिरी समय में प्रेशर में आके, यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी बचा हुआ है। आपको क्या लगता है कि चीजें छोड़ के जाना कितना इंपॉर्टेंट है? या फिर मान लीजिए कि किसी बच्चे की 70-80% प्रिपरेशन हुई है, तो आपको क्या लगता है कि चीजें छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, कि किस लेवल तक छोड़ सकते हैं? और अगर हमें छोड़ना भी है 2%, 5%, 10%, कुछ होता होगा आपका एक कुछ इस पे रूल रहा होगा अपनी प्रिपरेशन के समय में भी। बिल्कुल मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने भी बहुत सारे टॉपिक्स को छोड़ा था। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी छोड़ें। आप पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हो, आप बिल्कुल करें, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा इस तरीके की है, कंपटीशन इस तरीके का है कि आपको सारा सिलेबस पढ़ना जरूरी है। लेकिन यदि आप, ऐसी कंडीशन है आपके पास टाइम कम है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो उतना ज्यादा, 2 महीने ही बचे हैं परीक्षा के लिए, अब क्या करें? तो उस समय आपको, जो मैंने बोला, पीवाईक्यूज और सिलेबस, आपको वो देखने हैं, वो अच्छे से पढ़ने हैं, और उनके आधार पे आपको क्रैक करना है कि क्या वीवीआईपी टॉपिक्स क्या हैं, वीआईपी टॉपिक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो आपको उस बेसिस पे आपकी तैयारी करनी है। सबसे पहले वीवीआईपी की तैयारी आप करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप 5 साल पुराने आप पेपर देख लो, पीवाईक्यूज देख लो, आपको खुद जो है दिमाग में बत्ती जल जाएगी आपकी कि हाँ ये चीज आएगी, ये चीज नहीं आएगी। दिक्कत ये होती है कि आप, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। वो सब दूसरे से चाहते हैं कि टीचर बता दे, मुझे कोई टॉपर बता दे, मुझे कोई कर दे। आपको खुद करना पड़ेगा। आप पीवाईक्यूज उठाइए, आप हाथ बार बार पकड़ के पढ़िए, निकाल ही आप दें। देखिए। हाँ बस हाथ पकड़ के निकाल दें, बिल्कुल। हाँ, बस आपके, मतलब थाली परोस के आप खिला भी दें, आपके निवाला आपके मुंह में भी डाल दे, मतलब ऐसी वाली बात है। तो व्यक्ति जो है कुछ करना खुद से नहीं चाहता करना। तो ये दिक्कत है। पीवाईक्यूज आप देखिए, सिलेबस देखिए, यदि आप इनको क्रैक कर लेते हो एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से नहीं आते। और जब आप, जिन टॉपिक्स में आपकी स्ट्रेटजी यही तो होती है, अपनी स्ट्रेटजी बनाने का मतलब क्या है? आपने 10 टॉपिक हैं, आपने सोचा कि मेरे पास 2 महीने हैं, मैं 10 के 10 तैयार नहीं कर सकता, मैं 8 तैयार कर सकता हूँ, 2 तैयार नहीं हो पाएंगे मेरे किसी भी हालत में। 2 तैयार करने जाऊंगा तो मैं 8 जो है उसका रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, और वो मेरी हम्म। प्रिपरेशन, कोई मतलब नहीं लिखेगा मतलब प्रिपरेशन का करने या ना करने का। तो यही स्ट्रेटजी होती है, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, उसमें आप देखो कि आप कितना तैयार कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, कौन से टॉपिक कर पा रहे हो, कौन से नहीं। और फिर आप, जो 8 टॉपिक आपने किए हैं, वो इस तरीके से, इतने कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि वो जो 2 टॉपिक छूटे हैं, वो भी आपको, उस कॉन्फिडेंस में वो भी आपके आ जाए। जैसे नदी होती है, नदी की मेन जो स्ट्रीम होती है वो एक होती है, लेकिन आप उस नदी के 4, 5 या 20 किलोमीटर रेडियस में भी, मतलब खोदेंगे यदि कहीं, तो नीचे पानी ही निकलेगा।
उसकी बालू के अंदर पानी निकलेगा। तो मेन जो स्ट्रीम है उसका प्रभाव कह सकते हैं कि इतना है कि वो आसपास भी थोड़ा बहुत यदि आप खोदेंगे तो वहां पानी निकल आएगा। ऐसे ही होता है कॉन्फिडेंस। आप जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना, तो आपसे जो टॉपिक नहीं भी बन रहा होगा उसमें भी आपको आपके कॉमन सेंस के आधार पे दूसरे टॉपिक से रिलेट करके आप उसको बना लोगे। तो वही चीज होती है, आप यदि छोड़ना चाहते हो टॉपिक कोई तो छोड़ सकते हो, लेकिन दूसरे टॉपिक आपके आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे डेवलप होने चाहिए। दूसरे जो टॉपिक है उनमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके सर। तो सर एक छोटे से सवाल, एक दो और बचे हैं, कि आपको क्या लगता है तीन शब्द जो आप चाहेंगे कि हर एस्पिरेंट अपने दिमाग में रखे, सिर्फ एक एक शब्द हो सकता है, जैसे मैं बोलता हूं कि डिसिप्लिन, या फिर बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी, तो आपके लिए ऐसे तीन शब्द कौन से हैं जो आपको लगता है हर स्टूडेंट को अपना, बोलते हैं ना कि एकदम इन तीन शब्दों को तो ध्यान में रखना ही चाहिए। बाकी और भी शब्द हर स्टूडेंट के लिए अलग हो सकते हैं जैसा आपने बोला, लेकिन कुछ चीजें कॉमन होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे डिसिप्लिन के आपने बोला, तो एक होता है मोटिवेशन है, मोटिवेशन है कभी नहीं है। एक होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आता है जब आपके एक मैंने कहा वजह होती है आपके पास। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी आपको रहेगा कभी नहीं रहेगा, डिसिप्लिन ऑलवेज आपको पुश करेगा कि आपका यदि आज का इतना आपको करना है तो करना है। रही आपने तीन बातों का बताया कि तीन बातें बताई, तो एक तो उसमें से हो गया पीवाईक्यूज और सिलेबस। सबसे पहले जो स्टार्टिंग करता है बंदा, तो पीवाईक्यूज और सिलेबस आप समझो इस परीक्षा के लिए पहले। कई लोग होते हैं जस्ट उनको पीएससी की तैयारी करनी है, बस तैयारी करना है, अधिकारी बनना है, ये दिमाग में रहता है। बहुत कठिन तैयारी है, ऊहापोह की स्थिति हो जाती है एकदम अंदर कि अब क्या होगा, अब तो बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, अब तो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, यूएसए का भी पढ़ना है, यूके का भी पढ़ना है, रशिया का भी। तो भाई अंडर द सन जितना है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। आपको पीवाईक्यूज दिए हैं, सिलेबस दिया है, इसीलिए दिया है कि ये चीजें हैं, एक टास्क की तरह लेना है आपके लिए। एक टास्क की तरह आपको लेना है कि एक टास्क है, और उस टास्क को आपको जो है वो करना है। तो वो टास्क आपके लिए टाइम है 1.5 से 2 साल का समय है, और उस 1.5 से 2 साल के समय में आपको वो टास्क पूरा करना है। अब वो स्पेसिफिक रहना है, आपको सिलेबस है, आपके पास पीवाईक्यूज हैं, आप उनको बार बार पढ़ो, उनको देखो, और उनके आधार पे आप अपनी तैयारी करो। तो एक तो हो गया पीवाईक्यूज और आपका सिलेबस। दूसरी चीज आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? कंसिस्टेंसी आएगी आपकी आपके डिसिप्लिन से, आपकी स्ट्रेटजी से। सर आपको मेरी आपने एक स्क्रीन साल दिख की रही जो है? स्ट्रेटजी बनाई है, आपने एक साल की जो स्ट्रेटजी बनाई है, आपने एक साल की जो अपनी डिसिप्लिन या जो आपकी आपकी कंसिस्टेंसी के लिए आपने जो बनाया है, वो आपको फॉलो करना है लगातार। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी के लिए भी आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके पास विल पावर होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। तब भी जाके कंसिस्टेंसी आपकी बन पाएगी। एक क्लियर गोल होना चाहिए आपका कि आपको करना क्या ओके है सर। ना। तो ये आपकी हो गई कंसिस्टेंसी और आपकी विल पावर हो गई। और तीसरा आता है मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको आपकी जो है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसको तय करती है। और दूसरा आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करती है। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यदि प्री की तैयारी कर रहे हो तो आप प्री में यदि आपकी सिलेबस एक बार पूरा कर लिया है तो आप मॉक लगाते रहो। लगभग 100 मॉक तो लगाना चाहिए कम से कम, मेरे हिसाब से। अब बहुत सारे पेपर्स रहते हैं, बहुत सारे कोचिंग्स के, तो जो भी आपको लगता है, आप पीवाईक्यूज देखोगे, सिलेबस देखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग अ, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है कोई इंस्टीट्यूट, तो आप पहले वो देख लो कि कहीं वो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं दे रहे हैं कि जो एकदम ही अलग है सिलेबस से, जो फालतू के कभी हैं, मतलब हाँ आने के फालतू के। लायक ही नहीं है। हाँ, एमपीपीएससी के स्तर के ही नहीं है जो, और वो दे रहे हैं, तो फिर उनको लगाने का कोई मतलब नहीं है। पहले आप देख लो कि कौन सी टेस्ट सीरीज हैं जो एमपीपीएससी के सिलेबस और पीवाईक्यूज के दायरे में क्वेश्चन जो है दे रही हैं, उनको आप लगाओ। कम से कम 100 जो है आप लगाओगे मॉक टेस्ट प्री से पहले,
तो इट्स वेल एंड गुड। और उन मॉक तो टेस्ट में नंबर कम आए तो भी ऐसी प्रैक्टिस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट सर? हाँ प्रैक्टिस तो आपकी प्रैक्टिस है। टेस्ट सीरीज जो है वो आपके एवेल्युएशन के लिए है। आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको इम्प्रूव करिए। 40 आ रहे हैं तो अगले टेस्ट में सोचिए 50 आए, फिर नेक्स्ट में 60, 70, 80। इसीलिए तो टेस्ट सीरीज है कि आप इम्प्रूव करें। और एक और तो ये जैसे, प्रैक्टिस, हाँ सर बताइए बताइए। तो प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्री आप मॉक टेस्ट लगाएं, और ड्यूरिंग मेंस आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आंसर राइटिंग आप निबंध का जो है वीक में कम से कम 2 निबंध आपको ऐसे लिखना चाहिए। और जो पेपर्स हैं उनकी भी कम से कम 3 बार तो आपको सभी पेपर्स के जो है मॉक टेस्ट लगा ही लेने चाहिए, कम से कम। यही है कि आपको मतलब, मैं एक छोटा सा और इसमें ऐड करूंगा तो उनके एक आप रजिस्टर बना लीजिए। आपको लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो नॉलेज थी नहीं जिससे रिलेटेड आपको, और वो आने के योग्य है एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप एक रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। और प्लस यही है कि जैसे मेंस में भी शायद सर भी अग्री करेंगे कि आप ज्यादा लोगों को थोड़ा दिखाएं, 4 5 6 या 7 लोगों से फीडबैक लें, तो आपको बहुत वेरिंग फीडबैक मिलने लगते हैं, राइट सर? कि मतलब क्योंकि एक एक से फीडबैक, एक या दो सोर्सेज से फीडबैक लेने में आप बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को। ठीक है सर, तो आई हम्म। थिंक काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस हो गई। मतलब जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बच्चे को, आखिरी मोमेंट पे 1 1.5 महीना बचा है, 2019 का मेंस, 21 का मेंस, 22 का प्रीलिम्स, जैसा आपने मेंशन किया था। तो मोर और लेस अपने आप को कैसे मैनेज करना है, जो इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव था, वो हमने शायद काफी अच्छे से डील इन कर लिया है। तो एक लास्ट चीज सर जो आप कहना चाहेंगे, बीइंग ऑन द अदर साइड, सिलेक्ट होने के बाद, और इतने सारे यहाँ पे आपके मतलब जूनियर एस्पिरेंट्स खड़े हुए हैं, बहुत सारी उम्मीदें लेके, शायद आपने भी वो उम्मीदें रखी थी कभी जब आप इस साइड थे, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिल्कुल। एक चीज और पहले मैं बताना चाहूंगा लास्ट मैसेज देने से पहले। करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी की तैयारी में। बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं करंट अफेयर्स के लिए, और सोचते हैं कि कहीं सिलेबस में ऐसा मेंस में लिखा नहीं है कि करंट अफेयर्स की भी तैयारी करनी है। बट करंट अफेयर्स आपकी तैयारी को देता है, और आपके क्वेश्चंस को भी बहुत रिलेवेंट बना देता है, और आपको मजा भी आता है तैयारी करने में। जब आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं रोज क्या हो रहा है दुनिया में, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट हिस्ट्री रिपीट करती है हर चीज के लिए। जो आज चीजें चल रही हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन हिस्ट्री से, या आपकी इकोनॉमी से, या ज्योग्राफी से, सब चीजों से है। तो आप उन चीजों को जब आपकी मेंस राइटिंग में लाते हो, आप एडिटोरियल्स पढ़ो। आप अभी क्या चल रहा है उन समसामयिक मुद्दों के बारे में सोचे, उन विषयों के बारे में। आपको इंटरव्यू में भी वो काम आएगा, और आपकी प्रीलिम्स में भी काम आएगा, और मेंस आंसर राइटिंग में आप थोड़ा सा जो है आपका टच यदि करंट अफेयर्स वाला भी रहेगा, उसमें फैक्ट्स रहेंगे करंट के, उसमें जो है करंट की घटनाओं की आपको ऐड करेंगे, तो आप दूसरे कैंडिडेट से थोड़ा सा एज आपको जरूर मिलेगा उसमें। तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए भी आप टॉपिक वाइज जो है तैयारी कर सकते हो। जो भी आपकी सिलेबस है उसमें कुछ कीवर्ड्स दिए रहते हैं, उन्हीं कीवर्ड जैसे शिक्षा है, बेरोजगारी है, या ये इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन पे आप अच्छे तैयारी कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, उनके एक रजिस्टर बनाइए हर टॉपिक का। लगभग 40 45 टॉपिक हो जाएंगे आपके। जो भी आता है, महिला शिक्षा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि है, इस तरीके से उन पे जो भी आर्टिकल्स आते हैं, मेन मेन जो फैक्ट्स हैं, आपके जो भी कोई थॉट है इस तरीके का वो आता है, आप उसको लिख लो, और उसको आप रिवाइज करते जाओ अपने सिलेबस के साथ। और दूसरा ये कि आपने बोला लास्ट मैसेज, तो लास्ट मैसेज में यही बोलना चाहूंगा सभी के लिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वाह सर। आप किसी से मांगो मत कि पीएससी में मैं सिलेक्ट हो जाऊं, या आपको पता है आप जिस दिन अपने आप से श्योर हो जाओगे कि अब मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि अब मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, अब मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो उस दिन रैंक सच में कौन सी कोई नहीं आएगी रोक ये नहीं पाएगा। पता, लेकिन सिलेक्शन होगा मेरा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है। तो वो अपने आप को एक दिन पता चल जाता है खुद के लिए। तो आप उतनी मेहनत करो अपने आप, कोई भी डू नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न, जो बोलते हैं, काश के लिए आप जगह मत सोचो, छोड़ो कहीं भी।
कास्ट के लिए आप जगह नहीं छोड़ोगे तो आपको सिलेक्शन निश्चित तौर से एक दिन होगा। थैंक यू सो मच सर। मतलब बस अपनी तैयारी करिए, तो मैं जल्दी से 5 मिनट 4 मिनट में पूरे पॉइंट्स जो सर ने बोले सर, जो इस चीज पे अगर कुछ चेंज करना चाहे तो बता देंगे। सबसे पहली चीज, जो आपने मकसद लिया या गोल लिया है ना, वो हमेशा ध्यान में रखें। उससे आपको डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी बनाने में मदद मिलेगी। जो सबसे पहली चीज आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए पीवाईक्यूज और सिलेबस। आपको बिल्कुल घुटा होना चाहिए कि भाई क्या आता है क्या नहीं आता है। और उसको जैसे 4 कैटेगरीज में सर ने बोला, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये 4 कैटेगरीज आप अपनी खुद की बनाइए। और जो पहले की शायद 2-3 कैटेगरीज है उनमें से तो कुछ नहीं छोड़ना है। और अगर टाइम मिले तो लास्ट वाली कैटेगरी भी पूरी कवर अप करनी है। लेकिन अगर जैसा टाइम नहीं है तो नीचे से आप शायद कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हैं। अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। किसी की स्ट्रैटेजी को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, क्योंकि आप दूसरे वो इंसान नहीं बन सकते हैं। आपकी पूरी लाइफ अलग है। अपनी फिजिकल तैयारी के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो आपको और मोटिवेट या और पढ़ाई की तरफ ही लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे बर्बाद कर रहे हैं अपना दिन में। प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी डेवलप करें। टेस्ट सीरीज को अपने एवेल्युएशन के लिए यूज करें। टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको एवेल्युएट की तरह लें। क्योंकि ऐसा नहीं लेना कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब कम मार्क्स पे दुख या ज्यादा मार्क्स में खुशी। करंट अफेयर्स का काफी ध्यान रखें, रेगुलरली फॉलो करें। वो आपकी पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बनाती है, आपको और महसूस कराती है कि आप कुछ तैयारी कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने पे ध्यान दें अपना, क्योंकि वो चीजें शायद आपसे जो टॉपिक नहीं भी बनते होंगे वो उनको भी बनवा देती है। आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज को यूज करने में हेल्प करती है। एंड कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आई थिंक सर दिस इज द समरी ऑफ टुडेज सेशन एंड आई होप ये शायद बच्चों को अब बहुत। कर क्या सर? बहुत अच्छे सम अप किया सभी चीजों के लिए, सभी जो पॉइंट्स थे। थैंक यू और सर। ये स्ट्रेटजी मतलब आई होप कि लोगों को इससे कुछ हेल्प मिलेगी, बेनिफिशियल होगा। और इससे कुछ एक मोटिवेशन भी मिलेगा लोगों के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए सर, तो आई थिंक वील रैप इट अप। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके काफी बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम दिया। एंड शायद जूनियर एस्पिरेंट को आपने याद किया होगा कभी कि यार हमें भी किसी ने गाइड किया था उस समय। तो अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस वी ऑल शुड अप्रिशिएट लाइक अदर्स फॉर दिस थिंग कि यार हाँ, मतलब टाइम निकालना शायद बहुत मुश्किल होता है। आई डू अंडरस्टैंड सर, बट थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया ये सेशन। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। एक मतलब गोइंग बैक टू द मेमोरी लेन, थोड़ा पुरानी चीजें याद करके। थैंक यू प्रखर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद एस्पिरेंट्स। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तब बहुत ही कम रिसोर्सेज थे, बहुत ही कम ऐसे चैनल्स होते थे, या यूट्यूब था, या कुछ भी रिसोर्सेज थे जिनसे हमें कुछ गाइड मिल सके, कनेक्ट कर सके हम टॉपर्स के साथ। लेकिन आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो आई ऑल्सो थैंक यू कि यहाँ पे इनवाइट किया और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाया। बिल्कुल सर। और बच्चों, ऐसे और भी हम सेशंस लाते रहेंगे आप लोगों को गाइडेंस के लिए। बेसिकली हम ये ट्राई करते हैं आप थोड़ा सा एम्बाइब करें कि जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं उनकी जर्नी कैसे रही है, वो क्या सोचते हैं या उनका कैसा एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को लेके। तो वील रैप इट अप। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। वील कनेक्ट विथ यू सून अगेन ऑन सम अदर टॉपिक्स एज वेल। जो बच्चों की डिमांड रहेगी उस पर बिल्कुल हम कनेक्ट करेंगे आपसे फिर से। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।